हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। टेबल हैं, वैल्यूज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर एंगल हैं 0, 30, 45, 60, 90। उस टेबल को कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, किस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व करके भी बताऊंगा, टेबल को ध्यान रखना भी बताऊंगा। सारी चीज़ें होंगी आज की वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारी चीज़ें समझ में आएँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब जिन्होंने ना करा हो सब्सक्राइब कर दें। और एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, 15 मार्च से जैसा कि शेड्यूल हुआ था, 15 मार्च से हम लोग लाइव क्लासेस करने वाले हैं, तो उन लाइव क्लासेस के लिए तैयार रहें। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हमें करना क्या, तीनों साइडें चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। डिफरेंस क्या है, पी क्यू दे दिया उसने 5 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी अब उसने क्या दिया है, बाकी उसने ये दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर, यानी जो दोनों साइडें बची हैं पी आर प्लस क्यू आर, उनको जोड़ के 25 है। तो करना क्या है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है ऐसा खास। ब्लैक मार्कर करना क्या है कि अपना ही जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगा देते हैं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ज़रा उधर वाली चीज़ जो ऊपर लिखी है उसको यहाँ लिख लेता हूँ। पी आर प्लस क्यू आर उसने दिया है 25। ठीक है, किसी भी एक की वैल्यू, मैं नहीं कह रहा कि इसी की निकालो या इसकी निकालो, जिसका तुम्हारा मन करे वो निकाल लो। मैं पी आर की कह रहा हूँ कि पी आर की निकाल लेते हैं। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। मन करे तो क्यू आर की निकाल लेना, ठीक है। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, निकल गई वैल्यू, ले जाओ ऊपर। पी आर की जगह लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर। भाई वैल्यू निकाली ना अभी, इसलिए लिख दिया। इज इक्वल टू पी क्यू, तो पी क्यू तो तुम्हें दिया है पूरा 5 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब मैंने खेल का खेला, खेल ये हो गया अपना कि सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट हो गया। अदरवाइज क्या हो रहा था कि तुम्हें सिर्फ ये पता था ना, ये पता था ना, ये पता था, दो दो अलग अलग वेरिएबल हो गए थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ भी क्यू आर के टर्म में यहाँ से निकाला, और वो तो ऑलरेडी क्यू आर था। अब एक ही वेरिएबल है, बहुत आराम से निकलेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 25 तो नहीं 50। भाई बहुत बेसिक चीज़ है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो बोल देना, बता देना, बट बहुत बेसिक चीज़ है यार। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करके लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। 5 का 25 हो गया, क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर, इधर भी क्यू आर स्क्वायर इधर भी क्यू आर स्क्वायर है, कट जाएगा। या लो यार डिटेल में लिख देता हूँ, 625, 25 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। उधर जो पहले से पढ़ा था, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा। अब क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, 625 में से 25 गया, कितना बचा 600, इज इक्वल टू 50 क्यू आर। उधर पड़ा है 50 मल्टीप्लाई है, डिवाइड में भेज दो, डिवाइड में भेजोगे काटोगे 12 आ जाएगा। क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, डिवाइड कर देना, 0 से 0 12 आ गया। क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, भाई यहाँ पुट कर दो। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12 थी, तो ये कितना हो गया 13। आपके पास सारी वैल्यू तैयार हो चुकी हैं। क्यू आर जो है वो 12 है, और ये 13। भाई एक चीज़ होती है, हाइपोटेन्यूस हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो देखो बड़ी साइड हमेशा किसी भी क्वेश्चन में देख लेना, हाइपोटेन्यूस सबसे लॉन्गेस्ट होती है। तो ये 13 आ गई, 12, 5, तीनों चीज़ें आ गई। मैंने लिखवाया नहीं है और कर भी नहीं रहे, बस अब आगे बढ़ रहे हैं 8.2 के लिए। तो यहाँ पे करना क्या था, सारी साइड्स आ गई। अब सारी साइड्स के बाद वो आपसे जो निकलवाएगा, इतनी अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप उसको निकाल के बता सकते हो। ये एंगल लिया है तो ये हो जाएगा, वो एंगल लिया है तो वो हो जाएगा, ये बेस वो परपेंडिकुलर, इतना काम है। अब आगे देख लेते हैं। तो भाई एक छोटी सी चीज़ हो रही है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये इनके फुल फॉर्म है। ठीक है, कुछ खास था नहीं। साइन की फुल फॉर्म ये है कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये चीज़ हो जाती है। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें, क्या कि साइन और जो कॉस की वैल्यू होती है -1 से +1 होती है, यानी 1 से बड़ी नहीं होती है। ट्रू फॉल्स में नीचे क्वेश्चन 8.1 में आपको दिखेगा, वो कहेगा साइन की वैल्यू क्या 4/3 हो सकती है, तो 4/3 तो 1 से बड़ी हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो -1 से +1 तक रहती है, साइन और कॉस के टर्म में है। उसके अलावा किसी के लिए नहीं है, सेक के लिए, टैन के लिए, उनके लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं कि इतनी ही हो सकती उतनी हो सकती। भाई वो जैसी जो होना चाहे वो हो सकती है। साइन और कॉस में तो साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती,
सेक की, टैन की, इनकी हो सकती है। उसके अलावा एक चीज़ और है, कभी आप सोचो कि भाई टैन थीटा लिखते हैं, अगर हम टैन ए लिखते हैं उसका मतलब है टैन मल्टीप्लाइड बाई ए, ऐसा नहीं है। टैन ए का मतलब टैन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ये 6, और ये ए एंगल है, तो ऐसा नहीं कि टैन इनटू ए है, ये चीज़ नहीं है। छोटी सी चीज़ थी जो ट्रू फॉल्स की थी। 8.2 पे आ जाते हैं। 8.2 में क्या दिया जाएगा आपको, एंगल्स की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 8.2 के लिए एंगल की वैल्यूज याद होनी चाहिए। 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये हो गए। और एंगल कितने दिए हुए हैं, एंगल हमारे 0। ये कुछ फिक्स वैल्यूज हैं, कुछ फिक्स एंगल्स हैं जिनकी आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60 और 90। 0, 30, 45, 60, 90 ये 5 एंगल हैं, ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। थीटा नहीं लिखा मैंने, थीटा लिख लो, ए लिख लो, जो मर्जी वो लिख लो, वैल्यूज याद रखनी है। सिर्फ साइन की रट लेना है, सिर्फ साइन की रट्टा मारनी है। 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। साइन की रट्टा मारनी है भाई, ठीक है, सीधी बात है, रटना है। 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1 रट ली। अब यही रटी वाली वैल्यू यहां से शुरू कर दो, 0, हाफ, वही सेम ऑर्डर जो वहां था, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, उसी रटे हुए ऑर्डर को पीछे से लिखो, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। ये क्या हो गया, कॉस। तीसरी चीज टैन की। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, 0/1 जो होता है, 0/1 0 होता है, यहां लिख देता हूं साइड में। 0/1 जो है वो 0 होता है, लेकिन भाई 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं, ठीक है। कभी बाद में आराम से बताऊंगा क्या वजह होती है, क्यों वो 0 होता है और ये नॉट डिफाइंड होता है। तो 0/1 0 रहेगा, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं डिवाइड, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, पहली क्लास में सिखाया था, याद होगा, उस कॉर्नर पे लिखा था कि हर चीज को साइन और कॉस में लिखते हैं, तो टैन जो है वो साइन अपॉन कॉस था। तो 0/1 जो है वो क्या हो जाएगा, 0। जब इसको जब डिवाइड करेंगे, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, बीच में डिवाइड का निशान डालेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3, भाई देखो ऐसे ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/√3। हो गया आंसर। अगले पे आ जाओ भाई, 1/√2, 1/√2 पूरा ही कट जाएगा, 1 आ गया। अगले पे आ जाओ, जब आप ऐसे डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3/1। तो यार अपॉन में 1 कौन लिखता है, हटाओ, समझ गए। और लास्ट क्या, 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ND लिख दे रहा हूं मैं, नॉट डिफाइंड। यहाँ अगर आप चाहो तो ब्रैकेट में से लिख लो भाई, 1/0 है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। आ जाते हैं कोसेक पर। कोसेक क्या था, पहली क्लास का सारा काम चल रहा है। कोसेक क्या था, 1/sin, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा, तो यहाँ पे क्या है, 0, साइन का उल्टा करना है ना मुझे, 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल करना है। तो मैंने कहा यार रेसिप्रोकल करने के लिए नीचे कुछ तो होना चाहिए, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, यही तो हमने सीखा है। अगर आपको 2 लिखा है नीचे कुछ नहीं, तो आप कह देते हो यार 1 लगा दो, 2/1। तो ये सिर्फ वैल्यू 0 थी, मैंने कहा अपॉन में 1 लगा दो, लगा दिया। अब उल्टा कर दो, तो क्या हो गया, 1/0, और 1/0 क्या देखा है, नॉट डिफाइंड। अच्छा एक चीज और बता दूं, देखो लिखवा तो रहा हूँ टेबल कंप्लीट करवाने के लिए, एक बात ध्यान रखना भाई, ये नॉट डिफाइंड और 0 के चक्कर ज्यादा चलते नहीं है। नॉट डिफाइंड वाला तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, तो नॉट डिफाइंड के लिए तो परेशान मत होना। हाँ थोड़ा बहुत एक आध जगह अगर साइन मतलब 0 वाली चीजें आ गई तो शायद आ जाएंगी, नॉट डिफाइंड तो कभी नहीं आएगा। यहाँ पे आते हैं, इसको हटा दो, यहाँ पे आते हैं इसका रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मतलब सिर्फ 2। इधर आ जाते हैं, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, यानी √2, अपॉन में कौन लगाता है यार, 1 है ना, ये क्या हो जाएगा, 2/√3। और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1/1 का उल्टा 1/1 ही, मतलब 1 ही आ गया, बात खत्म, ठीक। सेक पे आते हैं, सेक क्या बताया था मैंने, कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कर दो उल्टा इसे, 2/√3। इधर आ जाओ, ये क्या हो गया, √2। इधर आ जाओ, ये क्या हो गया, 2/1 का ये 2 हो गया। और यहाँ पे आ जाओ तो फिर वही वाली कहानी हो गई, फिर वही वाली कहानी हो गई, 0 का उल्टा, तो 0/1 मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड। परेशान नहीं होना यार कि ये क्या कुछ नहीं है 0 ये वो, तो हमें नॉट डिफाइंड और 0 के लिए परेशान ही मत हो, बाकी वैल्यूज को ध्यान रखो। लास्ट है कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, फिर वही 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, ये 1 है, इसका उल्टा 1। ये मैं बीच में लाइन डाल दूं यार, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे।
अच्छा, मैं पहले से टेबल तैयार करके लिख देता, लेकिन फिर ये है कि टेबल तो तैयार पहले से बुक में भी है, तो इसलिए तुम लोगों के सामने तैयार कर रहा हूँ। कहाँ पहुँच गया मैं? tan का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा, तो √3 का उल्टा अपॉन में 1 लगाओ, 1/√3, और लास्ट फिर नॉट डिफाइंड का उल्टा 1/0 का उल्टा 0/1 मतलब 0। फिर से कह रहा हूँ, इन एंगल्स पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये तो 0 0 वाले हैं, 0 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड, मत ध्यान देना, बाकी वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। तो ये टेबल है, ये क्या है कि अभी तुम्हें लग रहा है यार अब जब एग्जाम में आएगा तो इतनी बड़ी टेबल, वो अभी देख लोगे, एक बार सीख लोगे, धीरे धीरे खुद ही याद हो जाती हैं, वैल्यूज़ याद हो जाती हैं। जैसे मुझे याद है, कोई भी एंगल बोलोगे इसका ये डिग्री कितना है, मैं बता दूंगा, तो एंगल याद हो जाएंगे। ठीक है, तरीका ये 0/2 1/√2 √3/2 1, वही वैल्यूज़ उल्टे ऑर्डर में लिख दी। tan के लिए क्या करा, इसका रेसिप्रोक वो सॉरी साइन अपॉन कॉस, 3 चीज़ें तैयार हो गई। बाकी नीचे के तीनों में क्या करा है, रेसिप्रोकल। तो जो मैंने पहली क्लास में बोला था कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट उसी ऑर्डर में याद रखना है, वो इसीलिए बोला था ताकि आपको याद रहे कि अच्छा ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन ले लिया। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, इन क्वेश्चन में पता है क्या है, आपको वैल्यूज से यार बहुत आसान होती हैं यार, वो आपको भी लग रहा है कि अरे इतनी सारी वैल्यूज याद हो जाती हैं, बस आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होती है, एलसीएम आप सही से ले रहे हो, यानी न्यूमरेटर में एक अलग कहानी बनेगी, डिनोमिनेटर में एक अलग कहानी, न्यूमरेटर एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, डिनोमिनेटर एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, बस इतना काम होगा। तो खैर हम धीरे धीरे वैल्यूज पुट कर लेते हैं भैया। 5 कॉस स्क्वायर 60, अभी ये अलग कहानी है, पहले कॉस 60 की, ये इसको ऐसे पढ़ते हैं कॉस स्क्वायर 60, मतलब कॉस 60 की जो भी वैल्यू होती है वो आप पुट कर दो, बाद में उसका स्क्वायर कर देना। तो 5 लिख लिया मैंने, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, ये याद हो जाएगा आपको। आपको ऐसे ही कैसे याद होगा, 60 क्या है, पीछे से चलना है, वैल्यू क्योंकि आपने cos की वहां से लिखी थी ना 0 हाफ, तो आपको याद है अच्छा 90 के बाद 60 पड़ा था, तो 0 हाफ, तो वैल्यू हो गई हाफ, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, +4। अब sec 30, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा। ऐसा करो cos की 30 देखो तो कैसे था, 0 30 40 60 90, तो आप यहाँ से चौथे नंबर पे आओगे, 0 हाफ 1/√2 √3/2, आप 30 पे आ गए हो। 0 हाफ 1/√2 √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू थी, cos 30 की, तो sec की कितनी हो जाएगी, 2/√3। ये मैं इसलिए क्यों आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको भी याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन करने के लिए पहले पूरा टेबल तैयार करोगे, ऐसा कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो क्या करा है, वैल्यू लिखी, जो स्क्वायर का मतलब ये होता है, इसको पढ़ते हैं सेक स्क्वायर 30 tan स्क्वायर 45, वैल्यू पुट करो फिर स्क्वायर लगा दो, अपॉन में आ जाओ साइन 30, साइन 30 क्या होता है, 0 हाफ, हाफ लगाया स्क्वायर कर दिया, cos 30 पीछे से आओगे 0 हाफ 1/√2 √3/2, √3/2 का स्क्वायर, दिमाग में बन जाएगा यार टेबल। ऑब्वियसली अभी अभी स्टार्ट करा है, एकदम से तो नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा ये बाकी। 5 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 5/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, सही है, 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 16/3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब मैंने कहा यार जब सबके नीचे कुछ है तो इसके नीचे भी 1 लगा दो, डिनोमिनेटर में आ जाओ, 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। तो यार जब यहाँ एलसीएम, अब ऊपर नीचे और दोनों काम करना क्या है, बस एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 12, ठीक है, एलसीएम आ गया 12, 4 3 एक बार मैं बता देता हूँ, सबको पता होता है बट स्टिल करते कैसे हैं, एक एक बंदे को लेते हैं, पहले को लिया, इसके नीचे क्या लिखा है 4 और ये क्या लिखा है 12, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, 12 कैसे आया, एलसीएम लिया है मैंने 4 3 और 1 का, 12 आ गया, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो, तो 4 3 सा 12, डिवाइड करके आंसर आया 3, जो आंसर आया वो जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा यानी 5 से, तो 4 3 सा 12, आंसर 3 आया वो 3 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 5 सा 15, प्लस डिवाइड करो 3 4 सा 12, 4 से हुआ 4 16 सा 64, माइनस इसको जब आप करोगे 1 12 सा 12 पे जाएगा, फिर वो 12 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 12 1 12, ये हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाओ, एलसीएम आ गया 4 1 + 3। अब आपको करना क्या है, सॉल्व करना है, ज़रा सी चीज़ है, दोनों को प्लस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, 15 में से 12 गया, मैं पहले ये कर लेता हूँ, पहले इनको कर लेता हूँ, मुझे छोटा दिख रहा है, 15 में से 12 गया 3, 3 + 64 67/12, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 3 + 4 4/4 हो गया, तो वो मज़ेदार ये था कि वो नीचे से कट गया, तो आंसर मेरा आ गया 67/12। तो जो सबसे टफ क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो मैंने सबसे पहले करा दिया, कैलकुलेशन थी, यहाँ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2
और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, वो भी होती है √3/2। जब आप, मैंने आपको पूरा टेबल बता दिया, आप पूरा टेबल आपको पता है कैसे लिखना है। उसके अलावा भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे। मैंने जैसे लिखवाया था आपका 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये 5 एंगल थे। अब यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, सिर्फ साइन के ही याद रख लो। कॉस के आप कह रहे हो यार मुझे टेबल लिखना है, मैं नहीं लिखने जा रहा टेबल, कोई बात नहीं, मत लिखो टेबल। साइन 0 की जो वैल्यू है वही कॉस 90 की वैल्यू होती है। साइन 30 की जो वैल्यू है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है। मतलब वो एक दूसरे में इंटरचेंज है भाई, मिडल ये है ना, साइन 45 कॉस 45 सेम है, उसके अलावा वैल्यूज इंटरचेंज है। साइन 0 की वैल्यू वही कॉस 90 की वैल्यू, ऐसे है, ये कनेक्शन है, ये वाला, ये कनेक्शन है। साइन 0 और कॉस 90 बराबर है, साइन 30 कॉस 60 बराबर है, साइन 45 कॉस 45 बराबर है। उसके बाद जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है, जो साइन 90 होता है वही कॉस 0 होता है। आपस में वैल्यूज हैं। जो मैंने कहा है, अगर आप टेबल को लिखेंगे, टेबल को रखेंगे सामने, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट वैल्यूज आप कर सकते हैं, सिर्फ साइन की याद रहेगी, कॉस की आपको याद करने की या टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आपस में इंटरचेंज है। जो 30 है वही कॉस का 60 है, मुझे सिर्फ साइन 30 याद है, मुझे कॉस 60 में नहीं, दिमाग में टेबल लेके चल ही नहीं रहा मैं। साइन 30 की वैल्यू हाफ है, तो मुझे पता है कॉस 60 की भी हाफ होगी। ये वाला कनेक्शन, जब आप टेबल रखोगे ना, एक बार पैटर्न देखो, पहचानो, बाकी टेबल तो पूरा लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इंटू √3, 3/2 प्लस 1/1 3/4 और 1/4 जब ऐड होगा तो क्या दे देगा ये, 4/4, जो कि कट के हो जाएगा 1। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। 2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये सब भी जो मैं बता रहा हूँ ये तो अभी स्टार्टिंग के लिए होता है कि प्रैक्टिस करनी है और कैसे पैटर्न पे चलना है। जब करते रहोगे तो यार वैल्यूज अपने आप दिमाग में वैसी बैठ जाती हैं। प्लस कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो साइन 60 की वैल्यू होती है। नहीं याद करो, मत करो। आप कह रहे हो नहीं यार कॉस का मैं उल्टा दिमाग में लेकर चलूंगा, कोई बात नहीं। कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर। बाकी टेबल तो मैंने आपको बता ही दिया है करना कैसे करते हैं। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। तो मुझे दिख रहा है यार ये तो सेम चीज़ आ रही है, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर पूरा कट गया, और यहाँ से सिर्फ क्या बचा, 2। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, छोटे से कैलकुलेशन थी। और देख लेते हैं आगे क्या है अपने पास। तो एक छोटा सा पार्ट और लेकर आगे, थर्ड पार्ट है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। अब मैं आपको यार टेबल तो बता चुका हूँ, ठीक है, टेबल कैसे है, किस तरह से, साइन cos tan cosec sec cot सबकी, बट यार सारी वैल्यूज थोड़ी ध्यान रखनी है। अगर ऊपर की 3 आपको पता है तो नीचे के 3 उससे आ सकते हैं, नहीं cosec sec cot आपको रटने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल ही तो होता है। cos 45 पर आया मैंने कहा यार cos 45 कितना होता है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये मैंने लिख दी। अपॉन में जब मैं आया मैंने कहा यार sec 30, तो sec 30 याद करने की जरूरत नहीं है भाई। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। पहली वीडियो में बताया था मैंने आपको लिख के, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, एक के नीचे एक इस वजह से लिखवाए थे, बताया था कि भाई ये आपस में रेसिप्रोकल का हिसाब रखते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। तो अगर मुझे सेक चाहिए, मैंने कहा तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी सेक 30 के लिए मुझे कॉस 30 पता होना चाहिए, मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। कोसेक 30 के लिए मुझे साइन पता होना चाहिए, साइन 30 पता है, मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, कोसेक आ जाएगा। तो सेक 30 के लिए हमने कहा भाई कॉस 30 चाहिए। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 कॉस की है, और मुझे किसकी लिखनी है, मुझे लिखनी है सेक की। तो मैंने कहा कॉस 30 के लिए √3/2, ये रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30, तो साइन 30 होता है हाफ, भाई वहां से देखो ना, इसका रेसिप्रोकल है, साइन 30 निकाल लिया मैंने, हाफ होता है, तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा, यानी 2/1। इतना काम हो गया। अब ऐसा करना है भाई कि ये वाली चीज़ को ऐसे रखे रहने, तो ये इसमें कोई अकेला बंदा पड़ा है तो कुछ भी नहीं होगा, और डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेंगे इसका और इसका, √3 और 1 का √3 आ जाएगा। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का करवाया इस वाली एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का, वो 5th पार्ट करवाया था, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी कैलकुलेशन थी। अगर वो समझ में आ गई है तो उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। तो भाई वही वाला काम हम फिर से कर रहे हैं, √3 से √3 कटेगा, क्या बचेगा 2, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 2√3। ये इतना काम हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये 4 लेवल की
फ्रैक्शन है अपने पास, अपने को लिखने का पता होता है कि एक बंदा न्यूमरेटर में, एक बंदा डिनोमिनेटर में, 2/5, 9/4, 7/3, ये चीज़ें। यहाँ पर क्या भाई, ये तो फ्लोर जैसे बन गए, 1 2 3 4 इस तरह से। तो हमें पता है, हमने कहा यार हम तो न्यूमरेटर में एक चीज़ लिखते हैं और डिनोमिनेटर में एक चीज़ लिखते हैं। तो न्यूमरेटर में कौन सी चीज़ आएगी? सबसे टाइम बचाने वाला, तेज़ करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ एक्सट्रीम वाले बंदे लें, यानी बिल्कुल टॉप वाला, बिल्कुल बॉटम वाला, ये और ये। जब आपके इस तरह से 4 लेवल बन जाएं, आप सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला लो, यानी 1 इंटू रूट 3, ये आपका बन जाएगा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या करना है? डिनोमिनेटर में आप ये जो मिडिल वैल्यूज़ हैं, ये इनको लेके रख देंगे। तो इधर से क्या है? √2 इंटू ये वाली क्या चीज़ है? 2 + 2√3, 2 + 2√3। समझ आ गई बात? न्यूमरेटर में क्या लिखा? 1 इंटू √3, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा? दिस इंटू दिस। अब क्या करना है? कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या सीन बैठ रहा है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बैठेगा √3 और अपॉन में 2√2 + 2, √3 इंटू √2, रूट वाले रूट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिना रूट वाला अकेला पड़ा रहेगा, तो 2√2 यहाँ आ गया, प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2√6। तो यहाँ क्या सीन है कि इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये जो चीज़ आई है अभी ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुई है, इसका क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन वो टेक्निक होती थी जो हम 9th क्लास में करते थे। डिनोमिनेटर में आपके रूट वाले टर्म अलाउड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को वापस से लिखेंगे, √3 अपॉन 2√2 + 2√6, और उसके बाद ये कहेंगे कि इसकी रैशनलाइजेशन कर दो। रैशनलाइजेशन क्या चीज़ होती थी? डिनोमिनेटर में जो भी टर्म लिखा है उसी चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हुए। जो बीच वाला साइन है, अगर इधर कुछ लगा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ माइनस लगा होता, मैं छोड़ देता हूँ, मैं कुछ नहीं चेंज करना, बस इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देना है। तो हमें क्या करना है? 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6। वो चीज़ ली, मल्टीप्लाई डिवाइड करा ऊपर और नीचे, और किस तरह से करा? प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं प्लस से कर लेता, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हो गया काम। अब क्या करना है? ऊपर की मल्टीप्लिकेशन और नीचे की मल्टीप्लिकेशन। भाई ऊपर की मल्टीप्लिकेशन मैं थोड़ा सी तेज़ी स्पीड से कर रहा हूँ, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, 2√6 बन जाएगा, 2√6, रूट वाले से, बिना रूट वाला बिना रूट वाले से, और ये जो मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √6 आपस में मल्टीप्लाई होगा, √18, और 2 ऐसे ही पड़ा रहेगा, 2√18, ये चीज़ हो गई। और डिनोमिनेटर में जब मैं आऊँगा, डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई जब भी करते हैं, रैशनलाइजेशन का ये रूल हुआ करता था 9th में, जब भी हम करते थे ये पैटर्न हमेशा बन रहा होता है, a + b a - b वाला। क्यों? क्योंकि साइन चेंज हुए होते हैं, अगर यहाँ प्लस होता है तो आप माइनस से कर रहे होते हैं, अगर यहाँ माइनस होता है तो आप प्लस से कर रहे होते हैं, तो सेम चीज़ बनती है हमेशा, a + b और a - b। तो यहाँ पे क्या हो गया? a + b a - b, a² - b²। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 2√2 इंटू 2√2, 8 हो जाएगा। माइनस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप करें, क्योंकि बहुत आसान कैलकुलेशन है। इसी तरह से जब मैं 2√6 का स्क्वायर करूंगा, 2√6 इंटू 2√6 हो जाएगा 624। किस तरह से होता है मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ। 2√6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 2√6 इंटू 2√6, 2 × 2 = 4, और √6 इंटू √6, जब एक ही जैसा रूट 2 बार है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा वो, और ये हो जाएगा 24, जो मैंने वहाँ लिखा हुआ है। काम हो गया डन। डिनोमिनेटर में से आपने जो रूट वाला टर्म था वो हटाना था, वो हटा लिया। अब क्या बचेगा? ये चीज़ें बच गई। इसमें कुछ चीज़ें और मैं देख रहा हूँ, √6 को मैं कोशिश करूँगा रूट से बाहर कुछ निकलने का, कुछ सॉल्व करने का, लेकिन कुछ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि √6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2। रूट का क्या रूल होता था कि जब अगर कोई चीज़ आपकी 2 बार आती थी, अगर एक टर्म 2 बार लिखा जाता है तब वो रूट से बाहर निकलता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं 18 को लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 = 9, 2 = 18, तो 3 का पेयर बन रहा है, वो पेयर बाहर निकल जाएगा। अगर हम √18 को सॉल्व करने की कोशिश करें तो लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 का पेयर बाहर निकल के 3√2 हो गया। तो इस √18 की जगह मैं यहीं रब कर दे रहा हूँ, और मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ क्या? 3√2। ठीक है भाई, तो ये चीज़ हो गई 3√2। इसको हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ये बना 3 और 2, कोई भी चीज़ डबल बार नहीं हुई, पेयर नहीं बना, रूट के बाहर नहीं निकला। ये हो गया 2√6, 2√6 - 2 3 = 6 √2, और अपॉन में
8 माइनस 24 बच गया -16। ठीक है, अब क्या करना है, ये 16 दोनों के नीचे भेज देंगे, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो ये माइनस का हो जाएगा और इससे ये कट भी जाएगा, बनेगा √6/8 और ये हो जाएगा +3/8 √2 इज योर फाइनल आंसर। मैंने क्या करा है, 16 को इसके नीचे भेजा, 2 8 16 8 बच गया और √6 माइनस ये रहा। फिर जब मैंने इसके नीचे भेजा माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 2 3 6 2 8 16 3/8 √2 ये हमारा आंसर आ गया। एक पार्ट और रह गया है फर्स्ट क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। एक और थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेंगी क्योंकि फ्रैक्शंस बन जाएंगी। तो मैं तेज़ी से वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। ये हो गया हाफ, tan 45 की हो गई 1 और cosec 60 तो मैंने बताया था कैसे करना है, sin 60 निकाल लो और उसका रेसिप्रोकल कर दो। sin 60 होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 और अपॉन में जब हम यहाँ पर आएंगे sec 30, मैंने कहा sec 30 के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए cos 30 और फिर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 की वैल्यू ये होती है हाफ, cot 45 ये होता है 1 क्योंकि tan 45 1, उसका रेसिप्रोकल cot 45 भी 1। अब क्या करना है, न्यूमरेटर की अलग कहानी चलेगी, डिनोमिनेटर की अलग कहानी चलेगी। न्यूमरेटर में फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम लिया जाएगा और सॉल्व करा जाएगा। तो मैं यहाँ ये वाली कहानी अब नीचे लेकर चलता हूँ। पहले न्यूमरेटर का काम करते हैं। न्यूमरेटर में 2 है और यहाँ √3 है, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 2√3 आ जाएगा। फिर क्या तरीका मैंने बताया था कि पहला बंदा पकड़ो, इसका नंबर आया, इसके नीचे क्या लिखा है 2, ये जाएगा इसको काटेगा, एलसीएम ले लेते हैं। सिंपल, क्या करा, 2 था और √3 था, मैंने डिनोमिनेटर में से उठा के लिख दिया। उसके बाद क्या करा, पहला टर्म लिया, नीचे वाला नीचे वाले को काटेगा, सीधी सी चीज़ है। तो ये नीचे वाला, ये जो 2 है ये जाएगा इसको काटने और 2 2 को काटेगा, क्या बचेगा √3, जो बचा वो जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। सिंपल तरीका है, नीचे वाला नीचे वाले को काटेगा, जो बच जाएगा वो जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बच गया, √3 प्लस इसका क्या सीन हो जाएगा, ये बनेगा 2√3 माइनस जब ये जाएगा इसको काटने, √3 ने √3 को काटा, बचा 2 एंड 2 2 4 हो गया। और उसके बाद डिनोमिनेटर में भी वही काम हमें करना है। क्या होगा, यहाँ पे भी वही 2 एंड √3, ये हमारा एलसीएम आ गया। उसके बाद सेम हम सॉल्व करने वाले हैं, ये इसको काटेगा, 2 बचेगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 को काटेगा, √3 बचेगा, ये आ गया और प्लस ये आ गया 2√3। सेम काम करा है भाई। थोड़ी सी कभी कभी मुझे लगता है कि कैलकुलेशन ज़रा सी स्पीड अप कर लूँ, तो वहाँ मैं कर लेता हूँ। अगर आपको डाउट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आती है, मुझे बताएं, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो 2√3 प्लस 1√3 ये है, तो हो जाएगा 3√3 3। अच्छा, उससे पहले मुझे दिख रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ है 2√3, इसके डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ है √3, तो हम इसको काट देंगे। अब कुछ महान लोग, ऐसा मत करना कि कह दो कि अरे 4 से 4 काट दो, रूट इससे ये काट दो। भाई वो अभी वो अकेला अकेला बंदा था, वो ये एंड ये था। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ और चीज़ है, जैसे एडिशन में अगर मान लो लिखा हुआ है, अगर कोई चीज़ एडिशन में लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है x + 2x - 4 और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है x + 2x + 4, ऐसे करके लिखा है, तो आप क्या कहोगे कि भाई काट दो, 2 से 2 काट दो, इससे ये काट दो, ऐसे नहीं। चलो इसको फिर भी शायद कुछ बंदे इग्नोर कर दें कि अरे ये माइनस का है प्लस का है, बट बंदे इसको काटने पे फौरन वो हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। पहले भाई सॉल्व तो कर लो। यहाँ पे क्या हुआ है कि 2√3 अकेला बंदा और 2√3 भी अकेला बंदा है, कट गया पूरा, बट वहाँ पर अभी सॉल्व होना बाकी है। पहले सॉल्व तो कर लो, जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे पता चलेगा यार ये तो 3x - 4 आ रहा है एंड यहाँ पे तो 3x + 4 आ रहा है, और अब ये कैसे काट दूंगा मैं। वो ऊपर कुछ अलग कहानी चल रही है, नीचे कुछ अलग कहानी चल रही है, दैट इज 3x - 4 एंड दिस इज 3x + 4। तो हम क्या करते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, हम उस चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं। 2√3 + √3 क्या हो जाएगा, 3√3, तो 3√3 और साथ में क्या है -4। मैं रब कर देता हूँ 3√3 एंड आई हैव अ -4, और यहाँ पर क्या हो गया 3√3 + 4। न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर मेरा ये हो गया। अब क्या करना है, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई डिनोमिनेटर में आपका रूट का टर्म कैसे आ गया, तो रैशनलाइज कर लो। तेज़ी में रैशनलाइज कर लेता हूँ क्योंकि अब भी जस्ट अभी हमने रैशनलाइज करा था, साइन चेंज करके
नीचे वाला जो बंदा है उसका साइन। अब कभी आपको अरे यार ये तो एक जैसे कन्फ्यूजन हो सकती है, तो नीचे वाले बंदे के हिसाब से करते हैं, क्योंकि नीचे वाले से प्रॉब्लम है, ऊपर वाले से नहीं। नीचे रूट पड़ा है, मैंने कहा भाई पकड़ो और साइन चेंज कर दो, माइनस लगा दिया और काम शुरू। अब ऊपर हमें सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लो। मुझे ये दिख रहा है कि ऊपर भी इस पर्टिकुलर केस में फॉर्मूला बन रहा है। नीचे तो हमेशा बनेगा, नीचे हमेशा हमेशा बनेगा, जब भी रैशनलाइजेशन कर रहे होगे ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा होगा। तो भाई नीचे तो मैंने फ़ौरन लिख दिया कि यार ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सीन है। लेकिन न्यूमरेटर में बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि आपका गुड लक के कोई फॉर्मूला बन जाए, जैसे यहाँ पर बन रहा है। सेम चीज़ दो बार है, 3√3 माइनस 4 दो बार है, तो मैंने कभी इसको ब्लैक से लिखते हैं 3√3 माइनस 4 इसका स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं तेजी में इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर होगा 3×3 = 9, 3×27 कैसे करते हैं यार, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों को सबको मेरी उम्मीद है आप लोग कर लेते होंगे। इसका स्क्वायर करा 3×9 और ये मुझे पता है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3×9 3×27 27 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लग रहा है ध्यान रखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 4 का 16 माइनस 2ab, तो 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 2ab है तो भाई 2 इंटू ए इंटू ए, 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, 24√3 और अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। ठीक है भाई। अब क्या करना है, जो बिना रूट वाले हैं वो एक साथ और रूट वाला कहानी वो अलग चलेगी। 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 बिना रूट ऐड हो जाएगा माइनस 24√3 और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 11 और ये मेरा आंसर हो गया। क्योंकि इसके आगे अब हम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और करेंगे भी तो क्या करेंगे। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि 43/11 माइनस 24√3/11, उसका कोई मतलब नहीं बनता। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब डिनोमिनेटर में रूट का टर्म हो और आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़ जाए। तो भाई पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, 5th पार्ट सबसे पहले हो गया, 4 पार्ट ही हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तेज़ी में करके ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है और दो पार्ट मैंने एक साथ लिख लिए। क्वेश्चन ये जो फर्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट है, इसलिए क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। पहले मैंने सोचा एक ही कर दूँ, दूसरा आप कर लोगे, फिर मैंने सोचा दोनों लिख ही देते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देखेंगे नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो वो ऑप्शन से आप मैच कर लेंगे। मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वैल्यू क्या आ रही है 2 और tan√3 की, इसकी जो वैल्यू होती है tan30 की वो होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 2 1 ज़ा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, तो ये 1 प्लस 1/3 हो गया। और अब इसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो क्या सीन हो जाएगा कि 2/√3 और अपॉन 4/3 ये आ जाएगा। उसके बाद क्या तरीका मैंने बताया था कि भाई ऊपर वाला जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना रहे होते हैं तो एक्सट्रीम वाले जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं, 2 3 ज़ा 6 ये हो जाएगा और नीचे जो है वो बीच वाले बंदे मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। ये तरीका होता है जब आपका 4 लेवल का होता है तो न्यूमरेटर एक्सट्रीम वंस को मल्टीप्लाई करके आने, बिल्कुल टॉप बिल्कुल बॉटम, 2 3 ज़ा 6 ये हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4√3 विल बी और डिनोमिनेटर। इतना आपका आंसर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि यार ये तो रूट वाला बंदा नीचे पड़ा है और अभी हमने रैशनलाइजेशन करी दो क्वेश्चन में, जब नीचे वाला जो भी टर्म होता है उसका बीच का साइन चेंज करके प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। पर यहाँ पे तो दो बंदे हैं ही नहीं ना, यहाँ तो कोई बीच में प्लस या माइनस का साइन है, दैट इज 4√3 ओनली। तो हम कहते हैं ठीक है, ये भी आपने 9th में करा होगा, हम कहते हैं 4 को साइड रखो, रूट वाले बंदे को पकड़ो, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो बस। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और ये हो गया 6√3 अपॉन 4, √3 3 बन जाएगा, 4 3 था 12 और ये कट गया और आपका आंसर आ गया √3/2। अब आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में मैच करा लेंगे √3/2 किसकी वैल्यू है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसी तरह से यार मैं सोच रहा हूँ कि फोर्थ पार्ट मुझे करने की ज़रूरत भी है क्या, मतलब एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ आने वाली है, बस यहाँ प्लस की जगह देखो क्या है, माइनस है। मैं यहाँ लिख के दिखा दूँ क्या डायरेक्टली,
अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँगा ये क्या बन जाएगा 2√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये सीन होने वाला है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/3 को तो ये बन जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 2/3। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये 4 लेवल बन गया है। हमने कहा भाई एक्सट्रीम वालों को 2 3 ज़ा 6, ये न्यूमरेटर बन गया, और ये बीच वाले जो बनने हैं 2√3, ये मेरा डिनोमिनेटर बन गया। फिर वही तरीका कि रैशनलाइज कर लो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो गया 6√3 अपॉन 2 3 ज़ा 6, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया √3। अभी आपका आंसर आ चुका है। तो डिपेंड करता है एग्ज़ाम में कैसा आएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं तो एक सिलेक्ट कर लिया उसमें से, और अगर कह रहा है कि सॉल्व करो तो ये आंसर आपका आ गया। आगे देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो ये तो बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर दोनों सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं। 1 मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने क्योंकि टाइम ले लेके धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सीन, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan 45 की 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0 अपॉन 2, जो कि आंसर आ गया 0। ये आपका यहाँ सीन हो गया। और थर्ड पार्ट में जो है वो इन्होंने कहा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ऐसा होगा बताओ कौन से एंगल के लिए। तो इन्होंने 4 एंगल दिए, 0 30 45 60, तो आंसर आएगा 0। आपको वैल्यू पुट करके देख लेनी है, एक बार एक ही जगह 0 पुट करके देखो। अगर मैं 0 पुट करके देख रहा हूँ जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, तो जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ ये हो जा रहा है 2 इंटू 0, जो कि साइन 0 बन रहा है, आंसर आ रहा है 0। और जब मैं RHS सॉल्व कर रहा हूँ, मैं LHS और RHS का सीन लेकर चल रहा हूँ, RHS में जो मैं ले रहा हूँ 2 इंटू साइन 0, तो 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये हो गया 11 इक्वल। मैंने 0 पुट करा तो 2 0 0 ही रहा, तो साइन 0 0 और यहाँ पे ये चीज़ 0 आ गई। जब मैं सेकंड केस अगर लेकर चलता हूँ, बाकी किसी भी केस में वो सीन जो है वो सही नहीं बैठेगा। जब मैं 30 अगर लेकर चलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 30, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एंगल डबल हो जा रहा है। असल में जो भी एंगल होता है वो डबल हो जाता है। 0 के केस में नहीं हुआ क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही हो गया। अदरवाइज अब यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 इंटू एंगल की जगह 30 रहेगा तो 2 30 से 60, ये साइन 60 बन जाएगा। और यहाँ RHS में क्या सीन होगा, 2 साइन 30, तो 2 साइन 30 की वैल्यू हाफ, ये हो जाएगा 1, 2 से 2 कट के, और यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज़ √3/2। सेम केस 45 में होगा, जब ये यहाँ पे मैं 45 रखूंगा तो 2 इंटू 45 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे सीन अलग चलेगा। यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और ये हो गया 2, 2/√2 हो जाएगा, फिर उसको कटवट करेंगे तो √2 हो जाएगा, मतलब बराबर नहीं होगा। तो किसी भी केस में बराबर नहीं है एक्सेप्ट पहला वाला पार्ट जो 0 डिग्री का है, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है, छोटा सा है वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। भाई tan की जगह वो कोई और एंगल भी ले सकता था, हो सकता है वो साइन लेता, हो सकता है वो कॉस ले लेता, या कोई सा भी, और उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। फिलहाल उन्होंने क्या करा है, फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि tan। मैंने कहा भैया tan है ना इधर, तो फिर यहाँ पे tan का हिसाब लगाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि यार ठीक है, सॉल्व करना जब स्टार्ट करते हैं तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ज़रा √3 देखो कि tan में कौन से एंगल पे पड़ता है, वो ज़रूर tan का दिया होगा। तो मैंने कहा हाँ यार, जब चेक करा टेबल तो ये समझ में आया कि यार ये तो tan 60 है, tan 60 पे √3 होता है। और इसी तरह से जब हम यहाँ पर लेकर चलेंगे तो tan a माइनस बी और 1/√3 किस पे बैठता है, वो बैठता है tan 30 पे, तो ये चीज़ tan 30 हो रही है। क्या करा, कुछ नहीं, टेबल से देखा, √3 कब होता है tan 60 पे और 1/√3 कब होता है tan 30 पे, ये वाली चीज़ हो गई, हो गया। अब कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो हमने कहा भाई tan है, कंपेयर कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या आया कि a प्लस बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और फिर ये लीनियर इक्वेशन का काम बन गया। क्या करना है, कुछ भी नहीं, इक्वेशन आ गई हैं, सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। इस तरह के क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो वीडियोस थी, जो अभी हमारी क्रैश कोर्स की बनी है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे और हमने करे थे। तो क्या करेंगे, बी से बी कट जाएगा, प्लस माइनस से कट गया, ए प्लस ए 2a हो गया, 2a इज इक्वल टू 90, डिवाइड कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, ए की वैल्यू आ गई 45, और ए की वैल्यू को 45 को कहीं भी पुट कर दो, दो इक्वेशन हैं, पहली वाली में पुट कर दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 आया था ना,
तो ए की जगह 45 पुट कर दो, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। तो छोटे से क्वेश्चन थे। जो मेन और जो सबसे तगड़ी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 8.4। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें 10 पार्ट हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हर बार एग्ज़ाम में, हर बार बोर्ड्स में वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, उससे मिलता जुलता हुआ था, उसकी शक्ल जैसा आपको दिख जाएगा। मतलब अगर उन 10 पार्ट पे आपने अच्छी कमांड कर ली तो ये समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री की आधी जान तो आपने पकड़ ली, मतलब आधी से ज़्यादा ही कह लो। वहाँ से जो एक क्वेश्चन आता है, आप जब देखेंगे, जब करेंगे, आपको पता होगा जिन्होंने क्वेश्चन करे हुए हैं उस वाली एक्सरसाइज के 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 10 पार्ट्स आपको दिख जाएंगे। सबसे तगड़ी चीज़ है वहाँ की। तो उन क्वेश्चंस को करेंगे कल वाली वीडियो में अच्छे से। तब तक आप पुरानी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लें। कल मिलेंगे, तब तक के लिए ओवर।